सुबह सुबह सुरेश को पलंग पर न पाकर सुनीता बोल उठी, सिर्फ काम ही काम। न अपने स्वास्थ्य की चिंता और न ही घर की। सुबह से ही अपने ऑफिस कम स्टडी रूम में जाकर बैठ गए हैं। इतने काम और ईमानदारी से क्या मिला? एकमात्र बेटी के हाथ पीले कराना भी असंभव लग रहा है। सुनीता चाय बनाकर स्टडी रूम में ले गई। दरवाजा अंदर से बंद था। मन में खटका हुआ, सुरेश कभी तो दरवाजा बंद नहीं करते, आज बंद क्यों कर लिया? धड़कते दिल से दरवाजा खटखटाया। न खुलने पर अनजान भय से त्रस्त जोर जोर से आवाज लगाते हुए दरवाजा खटखटाने लगी। शोर सुनकर सुधा भी आ गई। क्या बात है मम्मा, दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? पता नहीं बेटा, इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, पर तेरे डैड न तो दरवाजा खोल रहे हैं और न ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, सुनीता ने रुआसे स्वर में कहा। सुधा ने भी आवाज लगाई। कोई उत्तर न पाकर वह जोर जोर से दरवाजा हाथ पर मारने लगी, पर फिर भी दरवाजा खुलते न देखकर वह पड़ोसी जगदीश के घर दौड़ी दौड़ी गई। उसकी परेशानी और बदहवास हालत देखकर वह तुरंत ही आ गए और उनके कोशिशों से दरवाजा खुल गया। वे सब अंदर घुसे तो देखा सुरेश टेबल पर सिर रखे बैठा है, आंखें बंद है और मुंह से झाग निकल रहा है। उसकी स्थिति देखकर सुधा पापा पापा कहकर उसे झकझोरने लगी। सुनीता टेबल पर रखे पानी के गिलास, नींद की गोलियों के खाली रैपर देखकर अव्यक्त आशंका से कांपने लगी। कांपते हाथों से राइटिंग पैड उठाया। पहला नोट पुलिस के नाम था, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, इसलिए व्यर्थ किसी को परेशान न किया जाए। दूसरा पत्र था, सुधा के नाम, बेटा मैं जिंदगी भर तुझे कोई सुख नहीं दे सका, इस भाग्यहीन पिता को हो सके तो क्षमा कर देना। तीसरा पत्र था, सुनीता के नाम, जीवन को रंगीन सपनों जैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए, जो एक नौकरी पेशा इंसान के मामूली वेतन में असंभव है। नाजायज तरीके से पैसा कमाना मेरे सिद्धांत के प्रतिकूल है। अब मेरे सब के द्वारा, मेरे पीएफ, ग्रेजुएटी एवं इंश्योरेंस के द्वारा तुम्हें काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। हो सके तो उन रुपयों से सुधा के हाथ पीले कर देना। अब तुम अपनी तरह से जीवन यापन के लिए स्वतंत्र हो। मम्मा, तुम ही सदा डैडी से झगड़ती रहती थी। तुम्हारी आकांक्षाओं के असीमित आकाश के कारण आज मुझे अनाथ होना पड़ा। तुम ही डैडी की मृत्यु का कारण हो। कहते हुए सुधा चीख उठी। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। कहते हुए सुधा कटी पतंग की तरह वहीं पर गिर पड़ी। स्फुट स्वर में बुदबुदाते हुए बोली, तुमने यह क्या किया सुरेश? इतनी भयानक सजा क्यों दी मुझे? यह सच है कि मैंने सदा तुम्हारे आदर्शों की अवहेलना की, यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को पूरा न कर पाने के कारण जब तक तुम्हें अपमानित भी किया, पर तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। भाभी, सुधा संभालो खुद को, सुरेश अभी जिंदा है, इसे जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा, जगदीश ने सुरेश की नब्ज देखते हुए कहा। क्या? दोनों ने एक साथ कहा। हाँ बेटी, रो मत, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जगदीश ने सुरेश को गाड़ी में बिठाया और अपने ही एक रिश्तेदार डॉक्टर के नर्सिंग होम में एडमिट करवा दिया, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करते तो सुरेश के विरुद्ध आत्महत्या का केस पुलिस दर्ज कर सकती थी। जगदीश सुरेश की मनस्थिति से परिचित थे। उनके परिवार से उनका घनिष्ठ संबंध है। वह नहीं चाहते थे कि सुरेश के ओवर रिएक्शन से वह और उसके परिवार के लोग संकट में आए। लड़ाई झगड़ा किस परिवार में नहीं होता, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि जीवन का अंत ही कर लिया जाए। सुरेश को आईसीयू यूनिट में भर्ती देखकर जहां सुधा को अपनी मां गलत लग रही थी, वहीं सुनीता के दिल में हलचल मची हुई थी। वह कहाँ गलत थी? क्या उसकी चाहत गलत थी, या दो विभिन्न परिवेश से आए व्यक्तियों के सामंजस्य नहीं बिठा पाने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? अनजाने में ही वह अपने अतीत के गलियारों में भटकने लगी। वह एक अमीर माता पिता की नकचढ़ी बेटी थी। बचपन से दुख और अभाव से उसका सामना ही नहीं हुआ था। ग्रेजुएशन करते करते कॉलेज के वार्षिक समारोह की तैयारी के समय उसका परिचय अपने से एक वर्ष सीनियर सुरेश से हो गया। यह छोटा सा परिचय न जाने कब प्यार में बदल गया, पता ही न चला। सुरेश सामान्य परिवार से था। उसके पिता मिडिल स्कूल में टीचर थे। पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही सुरेश की अपनी मेहनत के बल पर स्टेट सिविल सर्विसेज में चयन हो गया। सुरेश की नौकरी लगते ही जब सुनीता ने अपने माता पिता को अपने प्यार के बारे में बताया तो पहले तो वे बिगड़े। सुरेश के साधारण बैकग्राउंड देखकर झिझके, पर सुनीता की जिद और सुरेश के सुनहरे भविष्य को देखते हुए अंततः उन्होंने सहमति दे दी। सुरेश ने विवाह की तैयारी करते सुनीता के पिताजी से विनम्र स्वर में कहा था कि वह विवाह के समय कोई उपहार ग्रहण नहीं करेगा। सुनीता को भी वह मात्र 5 कपड़ों में ही ब्याह कर ले जाएगा। सुरेश के आग्रह को सुनकर सुनीता के माता पिता को आश्चर्य हुआ था। वह भी थोड़ा परेशान तो हुई थी, पर प्यार का नशा उस पर ऐसा चढ़ा था कि उस समय वह सुरेश की
हर बात मानती गई थी। विवाह के बाद जैसे-जैसे प्यार का नशा उतरता गया, वैसे-वैसे उसे सुरेश में कमियाँ नज़र आती गई। जहाँ वह भौतिक वस्तुओं की शौकीन थी, वहीं सुरेश किताबी कीड़ा था। ऑफिस से आते ही वह जहाँ घूमने जाना चाहती थी, वहीं वह अपना कुछ समय किताबों के साथ बिताना चाहता था। धीरे-धीरे अकेलेपन के एहसास के साथ उसे सुख-सुविधाओं की कमी महसूस होने लगी। उसे याद आया अपने विवाह के 6 महीने बाद आया उसका जन्मदिन वाला दिन। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे सुनीता, प्यार भरे शब्दों में कहते हुए सुरेश ने उसे एक उपहार पकड़ाया। क्या लाए हो? दिखाओ न। उसने खुशी से मचलते हुए पूछा। तुम खुद ही अनुमान लगाओ। मुझे क्या पता, तुम ही बताओ, कहते हुए सुनीता बच्चों सी चहक उठी थी। तुम स्वयं ही खोल कर देख लो। तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी ओर से तुझे भेंट। तुम युग युग जियो, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। उपहार उसके हाथ में देते हुए रोमांटिक प्रेमी की तरह उसने कहा, हटो, ऐसा भी कहीं कहते हैं। सुनीता ने भी उसी गर्मजोशी के साथ उत्तर देते हुए सुरेश के मुख पर हाथ रख दिया था। उपहार? यही उपहार मिला है मुझे देने के लिए तुम्हें? सुनीता ने पैकेट में पुस्तक देखकर मुंह बनाकर उत्तर दिया था। यह पुस्तक को पढ़कर देखो तो सही, बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। यह क्यों नहीं कहते कि इससे अधिक मेरे जन्मदिन पर खर्च करने की हैसियत नहीं है तुम्हारी? यह क्या कह रही हो सुनीता? तड़प कर सुरेश ने कहा था। मैं ठीक ही कह रही हूँ। पड़ोसी खन्ना भी तो आपके ही स्तर के पदाधिकारी है, लेकिन हमारे और उनके घर के स्तर में इतना अंतर क्यों है? क्या नहीं है उनके पास? मिसेस खन्ना घर में भी 1000-2000 से कम की ड्रेस नहीं पहनती है, और आज जन्मदिन पर भी बस आप एक किताब उठा लाए। गुस्से में सुनीता ने उत्तर दिया। सुनीता, दूसरों के साथ कभी अपनी तुलना मत किया करो। वैसे भी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी पैदा हो जाती है। जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। फिर हम कितनों से अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। ऊपर देखने की उपेक्षा अगर नीचे देखोगी तो ज़्यादा सुख और संतोष पाओगी। मुझे पुस्तकों से अच्छा और कोई उपहार नहीं लगता, क्योंकि पुस्तक हमारे मस्तिष्क सौंदर्य का विकास करती है। अगर तुम्हें मेरा उपहार पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, गुस्सा थूको और तैयार हो जाओ। अपनी मनपसंद ड्रेस या जो चाहे खरीद लेना। और हाँ, आज बाहर खाना खाकर ही आएंगे, शांत स्वर में सुरेश ने कहा। इतनी दरियादिली अब रहने ही दो। कोरे उपदेशों के सहारे जीवन नहीं व्यतीत किया जा सकता। हमेशा महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अगर हम ऊपर नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आज केवल हम दोनों हैं। मैं अपनी इच्छाओं को दबा सकती हूँ, लेकिन कल जब हम 2 से 3 होंगे, तब बच्चों की इच्छाओं का दमन होते मैं नहीं देख पाऊंगी। तुम्हें अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करना होगा, चाहे जैसे भी हो। मुझे अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए पैसा चाहिए, कहती सुनीता दनदनाती हुई रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय नाश्ता लेकर आई तो कमरे में सुरेश को न पाकर समझ गई कि वह क्रोधित होकर कहीं चला गया है। वह शुरू से ही आदर्शवादी एवं आत्मसम्मान की गरिमा से युक्त व्यक्तित्व वाला रहा है। यह गुण उसे अपने पिताश्री, जो स्कूल में अध्यापक थे, उनसे विरासत में मिला है। न चाहते हुए भी वह जब तब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देती है। सुरेश ने उसे स्वयं ही विवाह से पहले अपने विचारों से उसे अवगत करा दिया था। उसने भी तो सब देख समझ बुझ कर उसे अपनाया था। फिर यह गिला शिकवा क्यों? आत्मग्लानि से पीड़ित मन ही मन स्वयं को दोष दे रही थी कि बाहर कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। सामने माँ पापा को देख पल भर पहले का विषाद हर्ष में बदल गया। हैप्पी बर्थडे बेटा, मम्मी ने उसे गले से लगाते हुए कहा। थैंक यू मम्मी। थैंक यू पापा, कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा। क्यों सुरेश नहीं आया अब तक? 8 बजने वाले हैं, पापा ने उसे अकेला देख घड़ी देखते हुए कहा। उन्हें तो सदैव काम की ही धुन सवार रहती है और बातों से उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहा है। झूठ बोलते हुए भी सुनीता के मन का आक्रोश जुबा पर आ ही गया। कोई काम आ गया होगा। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, सुरेश भी आता होगा। तुम्हारे लिए कुछ उपहार खरीद कर आज बाहर ही कहीं खाना खाएंगे, पापा ने आदेशात्मक स्वर में कहा। बेटा, 9 बजने वाले हैं। सुरेश का इंतजार करते रहे तो थोड़ी देर बाद बाजार भी बंद हो जाएगा। देर होता देख माँ ने चिंतित स्वर में कहा। पर माँ, इनके बिना वह कहती भी तो कैसे कहती कि वह आ तो जल्दी गया था पर नाराज होकर चला गया है। ऐसा कर बेटा, ताला लगाकर चाबी पड़ोस में दे दे चल।
उसे चुप देखकर थोड़ी रुक कर माँ ने फिर कहा, लेकिन यह तो उचित नहीं होगा। वह बेचारा ऑफिस से थका हारा आएगा और घर में ताला लगा देखकर परेशान हो जाएगा। पापा ने विरोध किया तो क्या हम उसकी वजह से अपनी बेटी को अच्छी ट्रीट भी न दें? आज तो उसे जल्दी आना ही चाहिए था, माँ ने पापा की बात को काटते हुए कहा था। पता नहीं सुरेश से बदला लेने की भावना थी या माँ का विरोध न कर पाने की झिझक या एक अच्छी ट्रीट की चाह। उसने भी माँ की हाँ में हाँ मिला दी। उसकी मर्जी पाकर पापा विरोध न कर सके और सिर्फ इतना बोले, चाबी के साथ एक नोट भी पड़ोस में दे दे कि हम सब 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे, वह भी वहीं आ जाए। सुरेश रात्रि को जब लौटा तो ताला लगा देखकर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी पड़ोसी खन्ना जी की लड़की प्रिया उसे चाबी देते हुए बोली, अंकल आंटी अपने मम्मी पापा के साथ कहीं गई है और यह चिट्ठी आपको देने के लिए कह गई है। सुरेश ने ताला खोला। पत्र पढ़कर वह बौखला गया। 5 स्टार रेस्टोरेंट में इंतजार करेंगे, जब घर में ही इंतजार नहीं कर सके तो बाहर क्या करेंगे? सब दिखावा है, ढोंग है, जिसके लिए पैसा ही आज सब कुछ है, वह किसी की मान मर्यादा की परवाह क्यों करेगा? मन ही मन वह बुदबुदाया। तिरस्कार और अवहेलना के कारण सुरेश को नींद भी नहीं आ रही थी। करीब 11 बजे घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा सुनीता अपनी मम्मी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और उसके पापा गाड़ी से कोई सामान उतरवा रहे थे। बेटा, हमने बहुत देर तुम्हारा इंतजार किया। ऐसा क्या काम आ गया था कि तुम सुनीता के जन्मदिन पर भी शीघ्र घर न आ पाए? तुमने खाना खाया या नहीं? मम्मी ने अपनत्व से दिखाते हुए उससे पूछा। क्षमा करना बेटा, तुम्हारी अनुपस्थिति में हम सुनीता को लेकर चले गए, लेकिन तुम्हारे न रहने से किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम सभी ने तुम्हें बहुत मिस किया। हमारी ओर से सुनीता के जन्मदिन पर मामूली उपहार है। अच्छा, अब हम चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है, अब तुम लोग भी आराम करो। उसे चुप देखकर पापा ने कहा। वे दोनों चले गए। सुनीता ने उसके गले में हाथ रखते हुए कहा, लगता है तुम्हारा क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। यह प्यार नहीं, दिखावा है। अगर ऐसा ही था तो तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती। सुरेश ने अपने गले से उसकी बाहें हटाते हुए कहा, छोड़ो भी गुस्सा, यह देखो मम्मी पापा ने कलर टीवी और भैया ने एसी उपहार में दिए हैं। सुनीता ने खुशी से चहकते हुए कहा, सुनीता तुम्हें उनसे इतने कीमती उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा विवाह हो गया है, क्यों नहीं लेने चाहिए? मैं उनकी बेटी हूँ, उन्हें देने का अधिकार है और मुझे लेने का। सुनीता ने सहजता से कहा, लेकिन सुनीता, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम दिलवा नहीं सकते, इसलिए ईर्ष्यावश स्वीकार करने में झिझक महसूस कर रहे हो। अचानक फिर सुनीता के मुख से व्यंग्यवाण निकल ही गया। सुनीता, सुरेश ने लगभग चिल्लाते हुए कहा और कमरे में जाकर लेट गया।